बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप ठीक ठाक होंगे और इसी उम्मीद के साथ हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले प्रोग्राम में खबरें शामिल करेंगे, उसके बाद 11 बजे हमारे मेहमान भी ज्वाइन करेंगे और इसके साथ साथ जिनकी बर्थडे है उनको भी विश करेंगे और हमारे दीगर सेगमेंट भी प्रोग्राम में शामिल होंगे। खबरों की तफसीलात के लिए सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, हसन अली और दुर्रे नायाब। अस्सलाम वालेकुम। पहली खबर की तरफ चलते हैं और खबर हमारे पास है जी, दुर्रे नायाब की लीड स्टोरी है, रिकवरी में नाकामी, एलडीओ को 13 अरब का खसारा। कभी कुछ अच्छी खबर नहीं आई दुर्रे नायाब, मतलब क्यों? देखे ना, ये कुछ इदारों के साथ ये चीजें मुंसलिक क्यों हो जाती हैं? हम तो बहुत सारी बातें करते रहते हैं, लेकिन ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है और इसमें बड़े चश्म कुशा इंकशाफ हैं। इसमें बेज़ाब्तियाँ, एम्बेजलमेंट, मैलफर प्रैक्टिस और अपने इदारे को नुकसान पहुँचाने वाली तमाम एलडी अफसरान की वो हरकत हैं जो हम वक्तन फ़वक्तन रिपोर्ट करते रहते हैं। लेकिन अब तो ये डॉक्यूमेंटेड होती जा रही है। इसमें देखिए बड़ा वाज़ेह कहा गया है कि किस तरह से इदारे को नुकसान पहुँचाया गया। कमर्शियल आपके केसेस हो सकते थे, आपने वो बर वक्त कमर्शियल ना किया, उससे रिकवरी नहीं हुई। और उसके बाद जो इलीगल बिल्डिंग्स बन गई उसकी मद में कितना नुकसान हुआ। फिर जो बिल्डिंग बनाई गई उनको जुर्माने किए जाने थे। आप यहाँ पे एक ईंट लगाते हैं तो 4 बंदे आपके सर पे आ जाते हैं, इनको पूछने वाला कोई नहीं है। ये इनकी मिली भगत है और मैं हमेशा ये चीज़ हाईलाइट करता रहता हूँ कि सवाल ही पैदा नहीं होता इनके मिले बगैर कैसे हो। अब सबसे बड़ा चैलेंज जो इस वक्त एलडीए को है कि जब ये वज़ीर आला साहिबा आई थी और उन्होंने 3 घंटे की मीटिंग एलडीए में ली थी, तो डीजी एलडीए समेत सब ने उनसे वादा किया था कि 40 अरब रुपए हम इकट्ठे करके देंगे आपको। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि 40 अरब रुपए कहाँ से इकट्ठे करने हैं? 13 अरब का तो आप लॉस कर बैठे हैं। मुख्तलिफ जगहों से आपको पैसे इकट्ठे कर सकते थे, आपने नहीं किए। आप मिली भगत में मुबैना तौर पर रिश्वतें लेके आपने सारे लोगों को खुली छूट दी, वो लॉस कर लिया। आपका जो इस वक्त टाउन प्लानिंग का सबसे बड़ा है कि पिछले साल 10 अरब इकट्ठा किया था, मुझे तो इस बार वो होता भी नज़र नहीं आ रहा। उसका भी आपने क्वेश्चन जो है 20 अरब रखा हुआ है। ठीक। उसके बाद 40 अरब का वादा करना आपके लिए बड़ा मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात जो एलडी के लिए परेशान करना है कि पिछले साल अगर इन पहले 3 महीनों की बात करें तो तकरीबन 4-4.5 अरब इकट्ठा कर लिया था। इस बार वो भी नहीं हुआ। क्या वजह है? क्या संजीदगी नहीं है या फिर नहीं, अब वो दुरेस में वो करेंगे क्या? अब जो मुझे समझ आती है बात, वो अल्टीमेटली जो रेजिडेंशियल सार्फिन है, सारा बोझ उनके ऊपर पड़ेगा, उनके ऊपर आएगा। और ये गली मोहल्लों में मशरूम ग्रोथ पे कमर्शियल खोल देंगे, लोगों से पैसे इकट्ठे करेंगे अपना खजाना भरने के लिए और आपकी रेजिडेंशियल आबादियों का बेड़ा गर्क कर देंगे। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटर का मसला था पिछली बार। आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो निगरान वज़ीर आला था और उसने कोई उसमें छूट नहीं होने दी। आपका रेवेन्यू 10 अरब रुपए तारीख में पहली दफ़ा इकट्ठा हुआ। अब आप जो पिछले 3 महीनों में माली साल के जून के बाद आपने 4.5 इकट्ठा किया था, अब इस जून के बाद आपसे वो 3.5 अरब मुश्किल हो रहा है। तो अगर मैं यही एक रेशो देखूं तो 10 अरब ही होता, इतना आसान नजर नहीं आ रहा। और आप लोगों पे कारोबार आगे नहीं है, मुल्की मसाइल आगे प्रॉब्लम है, मुआशी इस्तेकाम, अदम इस्तेकाम वो है। तो अब मुझे तो यही लग रहा है कि बस मार करेंगे और लोगों से बस पैसे इकट्ठे करेंगे। वो इसी तरह से ब्लैकमेल करके और ये सारा कुछ, ये सब रेजिडेंशियल सार्फिन के ऊपर आएगा जो नजर आ रहा है। तो मुझे दुर्रे नायाब आप ये बता दें, अब आपने कहा कि ये तो ऑडिटर की रिपोर्ट है, सब लिखी पड़ी बातें हैं, कभी किसी ने इस पर कुछ एक्शन भी लिया है? अगर यही रिपोर्ट आ गई और बस मारधार आम सारिफ पे हो गई, देखिए ये तो हसन का सब्जेक्ट है कि अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटियां क्या करेंगी। बिल्कुल, सबसे मेन चीज ये है, अभी तक पब्लिक अकाउंट्स कमेटियां उस तरह से फॉल नहीं हुई असेंबली में जिस तरह से हो जानी चाहिए थी। कब होनी है? अब ये तो देखे ना, बात ये है कि जब तक ये लोग संजीदा नहीं होंगे, मुंतखब नुमाइंदे हैं ना, इनका काम क्या है? इनका काम सिर्फ आके सेशन में लंबी लंबी तकरीरें करना और टीए लेना तो नहीं है। असल मसाइल की तरफ ये अभी तक, चाहे वो हुकूमती बेंचेस हों या अपोजिशन बेंचेस हों, अभी तक अवामी मसाइल की तरफ नहीं आए। वो तरजीहात ही नहीं है, वो तरजीहात नहीं है। ठीक है, अब फिर वही बात है कि ये सारा का सारा बोझ जो है वो डोमेस्टिक सार्फिन पे पड़ेगा। कानून ये कहता है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर ये सारे पैराज जाते हैं, सब कुछ ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पेश होती है, वही तो। उसके बाद इनको टाइम दिया जाता है इदारों को कि वो सेटल करें। अगर वो इसका तसल्ली वक्त जवाब दे के सेटल नहीं कर पाते तो उन पर रिकवरियां आयद की जाती हैं। कुछ तो एक्शन होना चाहिए ना, इस तरह तो बार बार ये चीजें रिपीट होती देखिए कानून तो ये कहता है, लेकिन मैंने बहुत अरसे बाद बहुत अरसे से ये सुना नहीं कि किसी ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने किसी इदारे पर रिकवरी आयद की नहीं किया। इसमें मैं आपको एक अभी मिसाल देता हूँ। रिसेंटली आज से कोई 2 हफ्ते पहले एक स्पेशल कमेटी इन्होंने बनाई जिम खाना के ऊपर। उसका इजलास हुआ कि जी जिम खाना सालाना जो है
वो देखें कितनी जगह है वो, और वो सालाना 5,000 रुपए देते हैं बस सिर्फ हुकूमत के खजाने में। और कोई ये हो रहा है यहाँ पे, मुझे समझाएं। उसके लिए एक स्पेशल कमेटी जो है वो समीउल्लाह खान की ज़ेर सदारत बनी हुई है, उसमें बस फिर खसारे पे खसारा ही देगा, फिर नहीं कभी ये खसारे से बाहर निकलने वाले। उस कमेटी में भी देखें ना, उस कमेटी में भी जो MPs है ना, उनकी आपस में बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अब मुझे भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आई थी, तो उसमें एक MP हैं पीर अशरफ रसूल साहब, वो थोड़ा लड़ रहे हैं, बाकी सारे पीछे हट रहे हैं। तो बाकी सारे कह रहे हैं कि चले जो होता है जाने दें। एक और बड़ी ज़राए के साथ बात कि उस कमेटी में यहाँ तक भी डिस्कस हो गया कि हम मेंबरशिप ले लेते हैं सारे और मामले को दबा देते हैं। असल में मसला जो नजर आता है ना, वो किसी मेंबर ने मेंबरशिप मांगी होगी, उसको मेंबरशिप नहीं दी गई। ठीक है, बज़ाहिर हमें भी लगा। ये परवेज इलाही साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तब भी ये स्पीकर थे, सॉरी, उस दौर में भी ये इशू उठाया गया था, और उस वक्त ये इशू उठाया भी इस वजह से गया था कि मेंबरशिप लेनी है। अच्छा, अब यही बात है कि अगर आप कानून का तकाजा पूरा करें, या तो फिर आला अदलिया इस्लामाबाद वाले केसेस की तरह इन एक्शन आए और वो सरकारी ज़मीनों में जो मिनिमल किराए दे के बैठे हुए हैं या लोग जो है वो ले रहे हैं, उस तरह का एक्शन हो तो हो। अदरवाइज़ ये पॉलिटिकल कमेटियों के या हमारी इस हुकूमत के बस की बात नहीं है कि जिमखाना जैसे तगड़े इदारे थे जहाँ पे ब्यूरोक्रेट बड़े फॉरफादर ब्यूरोक्रेट बैठे हैं, वहाँ से पैसे लेके दिखा, क्योंकि उनके तो नस्लों से वो चल रहे हैं सारी चीजें, तो वो कहाँ से पॉसिबल है। खैर आगे ये भी खबर है जी, शहर में बगैर नक्शा गैर कानूनी तामीरात, अफसरान को कार्रवाई का हुक्म। 604 तामीरात नक्शे जमा करवाए गए, 212 इल्तवा का शिकार, 12 मुस्तरद। जी दुरनाया, ये वही हुक्म है जो वज़ीर ने सफाई के लिए दिया था, उसके बाद वो हुक्म जो है नज़रअंदाज हो गया। अब डेडलाइन दे दी गई है। ये हुक्म देखें, ये हुक्म आप मुझे बताएं कि एक बंदे ने बिल्डिंग खड़ी करवा दी है, वो किस हुक्म का पाबंद है, उसको किस अफसर का डर है, वो कैसे, आप जब तक ये चीज़ तय नहीं करेंगे कि ये किसके दौर में बनी और इसका जिम्मेदार कौन, उसके दौर से डिप्टी कमिश्नर से लेके आपका एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उज़्मा से लेके आपका सब लोग, तमाम सबको, ये बड़ी बिल्डिंग एक तामीर हो रही है, ये रातों रात। अच्छा, मैं LDA को रोता हूँ, MCL का तो उससे भी बुरा हाल है, बहुत ज्यादा। मतलब कि मैं LDA को अगर देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि नहीं यार, ये तो फिर भी थोड़े बहुत कुछ जन्नत की तरफ जा रहे हैं। ये MCL वाले तो बेचारे कच्ची आबादियों वाली हालत हो गई है, जिसका जहाँ जो दिल किया, अगर उसका दिल किया है ना कि उसने घर से निकल कर गली में अपने दीवार को एक एक्सटेंड करके वॉशरूम बना देना, तो उसने गली में बना दिया है, बना देना उसने, कोई पूछने वाला नहीं है। और अगर उसका दिल किया ना कि मैं गुजरने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसने एक रैंप लंबा करके आपकी पूरी गली में मान लेना है। और बहुत सी जगह पे है ये, और बहुत सारी जगह पे है। अब बिल्डिंग बहुत दूर की बात, ये सिर्फ गलियों में इलीगल जो आपके जो रैंप बड़े में वो हटा लें, आपके थड़े बड़े में वो हटा लें। लोगों ने जो गेट लगा के एक्सटेंड करके अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए, आपने देखा है वो केज से बना देते हैं, वही हटवा के दिखा देना तो मैं मान जाऊंगा। तो हर घर के बाहर जगह एक्सटेंड करके लोगों ने अपनी गाड़ियों के केजेस बनाए हुए हर जगह पर ऐसे ही है। बिल्कुल, तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि गैर कानूनी जो है वो इमारतों और उनके खिलाफ, माफियों के खिलाफ ये कर सकेंगे। अच्छा, मजे की बात यह है कि वही अफसरान है, उन्हीं जिन्होंने बनवाई, उन्हीं को हुक्म दिया जा रहा है कार्रवाई करने। ठीक है, आप ये नहीं कर रहे कि कोई नए बंदों को ला के चेंज करके, एक शफलिंग रिक्वायर्ड है MCL में पूरे पंजाब में। आप लाहौर के अफसर को उठा के फेंके साहिवाल को फेंके जेलम वालों को फेंके आके इधर मुल्तान। जब एक जगह पे साल कोई बैठा रहेगा तो फिर वो बस। हमारी तो हालत ये है कि एक अफसर को निगरान सेटअप में फेंका जाता है करप्शन के और दीगर शिकायत पे, और वो हुकूमत बनने के पहले हफ्ते वापस आके दिखाता है, आपको कहता है कि जी मैं आ गया, वेलकम। तो ये तो हालात है यहाँ पे, और कोई ये नहीं पूछता कि भाई तुम्हें तो ये, तुम्हारे पे तो एलिगेशंस थे, तुम्हें तो इस एलिगेशन के चक्कर में भेजा गया था, तो MCL कैसे ठीक होगा? रिकवरी टारगेट तो यहाँ पे भी नहीं पूरा हो रहा। हसन, रिकवरी टारगेट कैसे पूरा होगा? मेरा कोई टारगेट ही कोई नहीं होना। टारगेट एक चीज ये कि टारगेट चले, अगर फर्ज करें हो भी गया, तो जब अंदर बैठे हुए लोग खुद दिहाड़ियां लगाएंगे तो वो टारगेट पूरा करेंगे या अपनी दिहाड़ियां लगाएंगे? सबसे मेन चीज तो ये है। तो बात फिर वही आ जाती है, हम पहले भी बहुत दफ़ा इन इश्यूज़ पे बात कर चुके हैं। ये जब तक ऊपर से लेके नीचे तक एहतसाब नहीं होगा और शफाफ एहतसाब नहीं होगा, उस वक्त तक ख़बरों की हद तक ये चीज़ें ठीक हैं।
अमली कुछ भी नहीं होगा। दुर्र नायाब, आप खासी खबरें देते रहते हैं, गैर कानूनी तामीरात की, कब्जा माफिया ऑपरेशन किया। यहाँ हमने देखा नहीं अना, यहाँ हमने देखा नहीं, यहाँ प्लाजे खड़े हो गए, बाद में उनको गिराया गया, हमने देखा। अच्छा, मैंने ना ये उस दौर में भी खबरें देखा था कि अड्डा प्लॉट हो गया, पाइन एवेन्यू हो गया, बिल्डिंग्स बन गई, बिल्डिंग्स हो गए, होटल्स खुल गए, गैर कानूनी सब कुछ नहीं किया। जब हुकूमत आई है पंजाब की, ये वापस मुस्लिम नून की बरीन नवाज शरीफ साहिबा आई हैं, तो उन्होंने आके एक्शन लिया, क्योंकि अगर उनके घर के नीचे उनके चिराग तले दे रहा हो तो बाकी नाक तले ये सब कुछ हो रहा तो कैसे हो सकता है। तो फिर उस पर थोड़ी सी एलडी हरकत में आई है, लेकिन वो हरकत में हसन आज इकट्ठे ही आ रहे थे घर से, और हम दोनों उसी तरफ रहते हैं, तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि हरकत सिर्फ ना इसी रोड पे है, इसी रोड पे और कहीं नहीं, और हरकत में बरकत कहीं नहीं हो रही, उन्होंने गुजरना होता है, वहां तक महदूद होकर, और हरकत में बरकत पूरे शहर में और कहीं नहीं हो रही। ठीक है, और यही वजह है, दो बातें हैं, या तो आपके अंदर इतनी करेज हो, आपके अंदर इतनी डेटर्स हो, आपके अंदर इतनी पॉलिटिकल रिजीम को कंट्रोल में रख के हुक्म देने की इतनी आपके अंदर जरूरत हो, तब मामला सही होता है, या आपकी प्रेजेंस हो मोहसिन नकवी साहब की तरह। ठीक है, आपकी प्रेजेंस जहां दिल करे, जहां पे गाड़ी रोकी और उस पर खड़े हो गए और प्रेजेंटेशन होगी, और आपकी गाड़ी में ही चीफ सेक्रेटरी, आपकी गाड़ी में ही कमिश्नर, आपकी गाड़ी में डिप्टी कमिश्नर, आपकी मिनिस्टर्स, और आपकी गाड़ी में मिनिस्टर्स। नहीं, ये नहीं होने वाला। वैसे अब आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं। अभी हमने जाना है ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद आएंगे अगली खबर की तरफ, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और खबर यह है, स्मॉग हेल्पलाइन 1373 लॉन्च की गई है। वजीर आला ने क्लाइमेट लीडरशिप इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। हसन अली, इसमें अना देखें, नहीं, ये जहाँ कहीं हमें स्मॉग नजर आएगी हम हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे, वो आके स्मोक ख़त्म करेंगे। अच्छा, ठीक है। इसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि क्या जो ईंटों के भट्टे हैं वो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे ट्रांसफ़र कर लिया हुकूमत ने? साल हर साल से कह रहे हैं, आज से नहीं हो रहा ये बड़ा पुराना प्रोजेक्ट है। ठीक है, क्या जो सरकारी गाड़ियां हैं जो डीजल पे चलती हैं और जो काला धुआं छोड़ती हैं, उनको दुरुस्त कर लिया गया? सरकारी नहीं, इसमें प्राइवेट भी आप शामिल कर लें, क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ? सबसे मेन चीज़ ये, हेल्पलाइन बना लें, उससे क्या हो जाएगा? नहीं, मैं वही पूछना चाह रही थी, क्या हेल्पलाइन बनाने का मकसद क्या है? क्या यहाँ बहुत सी हेल्पलाइंस मौजूद हैं जो कि टाइम आने पे मिलती भी नहीं है, ये भी लोगों ने विटनेस की हैं ये चीज़ें। तो हेल्पलाइन बनाना हल नहीं है, हल ये है कि कोई अमली इक़दाम किए जाएं, और उसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि जब तक जो ये स्पेशली जो भट्टे हैं, ईंटों के भट्टे जहाँ पे कोयला और टायर और पता नहीं क्या क्या जलाया जाता है, जब तक उसके ख़िलाफ़ मौसर कार्रवाई नहीं होगी, वो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी जो लाने की कोशिशें हो रही थी, कुछ ने किया भी, उस पर कन्वर्ट हुए भी हैं, लेकिन सब तो नहीं हुए। और वो कैसे चला रहे हैं? वो इंतज़ामिया की या जो इदारे हैं उनकी मिली भगत के बगैर तो नहीं चला सकते। अब इसमें दूसरी तरफ आ जाएं, आप ट्रैफिक का हाल सबको पता है, हम सारा दिन क्या हो रहा होता है, यहाँ रिक्शे देख लें या आप गाड़ियाँ देख लें, शाम 8 बजे आप शहर की मेन रोड, जिन्हें आप मॉडल रोड डिक्लेयर करते हैं, वहाँ पर आप जा नहीं सकते। अगर रात को आपको इत्तेफाक हो कभी शाम के औकात में रिंग रोड पे जाने का, तो आपको एक लेयर बाकायदा तौर पे शहर के ऊपर नजर आती है। ऐसे ही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये था, वज़ीर आला साहिबा को चाहिए था कि पहले वो ऑडिट करती है, जो पहले हेल्पलाइन वर्कआउट कर रही हैं इस वक्त पंजाब की मुख्तलिफ, उनकी प्रोग्रेस क्या है। आप वासा की उठाती हैं, आप पुलिस की दीगर उठाती हैं, आप इन्वायरमेंट की वेल्फेयर, इन्वायरमेंट क्या कर रहा है, इन्वायरमेंट के इंस्पेक्टर्स क्या कर रहे हैं। हाँ, मतलब कि देखिए ना आप, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि पुरानी देग नया पकवान वाला काम तो नहीं करना चाहिए ना, लेकिन इसमें मैं तो, मेरी हमदर्दियाँ तो वज़ीर आला साहिबा के साथ है, क्योंकि उनको ब्यूरोक्रेसी चला रही है। ब्यूरोक्रेसी जो ये नए नए चूरन बेच रही है नहीं, इंटर्नशिप प्रोग्राम आपने कर दिया, ये इंटर्नशिप प्रोग्राम इतने साल से आपके एक्सपर्ट तो कुछ कर नहीं सके ना, आप इंटर्न क्या कर लेंगे? आप सिर्फ रोजगार के मौके पैदा करने पे, नौजवानों को अकोमोडेट करने के अलावा, अगर ये इंटर्नशिप वक्ती तौर पे, ये वक्ती तौर पे है, वक्ती तौर पर ये खत्म हो जाएगी पीरियड के लिए, या स्मोक पीरियड के लिए। अब प्रॉब्लम ये थी कि स्मोक के लिए जो चाइनीज़ आए, आपके जो अज़रबैजान से आपके दोस्त आए, आपके मुख्तलिफ ममालिक से जिन्होंने आके जो सजेशंस दी हैं, आपको उसकी तरफ जाना पड़ेगा। आपको चाइना में जिस तरह ये फाइटिंग की गई है, आपको जाना पड़ेगा उसमें। लाहौर शहर में मुख्तलिफ मकामात पे अब आपको वाटर स्प्रिंकलिंग टावर्स की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। आपको ये स्मोक नीचे बिठाने की बड़ी अशद ज़रूरत है। लोग मुख्तलिफ चीज़ों में जो है वो जा रहे हैं, लोगों के फेफड़े, बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। आज स्क्रीनिंग कराना शुक्र है, मेरा ख्याल लाहौर में लोगों को तरह तरह के मसाइल होंगे,
बिल्कुल ऐसे ही है। अब हर वक्त आप मास्क पहन के, हर वक्त आर्टिफिशियल माहौल में रह के, गाड़ियां बंद करके उसके अंदर कितनी देर आप रह लेंगे? ऐसे ही है। और कितने लोग हैं जो वो एयर प्योरिफिकेशन जो है वो अफोर्ड करते हैं? वो बहुत महंगे इक्विपमेंट है हसन, वो बहुत एक कमरे में आपने जो रखा होता है ना, जो ब्यूरोक्रेसी ने बड़े टांग पर टांग रख के बैठी है और अपने दफ्तरों में एयर, वो इतना महंगा इक्विपमेंट है, वो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। अब आप साफ पानी पहले नहीं दे पा रहे थे, अब आप साफ फिजा साफ हवा भी नहीं दे पा रहे, तो मुझे बताएं कि गवर्नेंस किधर है और गवर्नेंस के लिए इकदाम कहाँ हैं? इस तरह के प्रोग्राम लॉन्च करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन रिजल्ट्स जो हैं वो इन द एंड ऑफ टाइम नहीं होंगे, रिजल्ट जीरो ही रहेगा। आपके जो स्मोक पीरियड में काम करने वाले थे वो नहीं किए गए। अनफॉर्चुनेटली मुझे तो पिछली बार हमें एक रेस्क्यू मिल गया था कि दुबई से आके फ्री ऑफ कॉस्ट वो उन्होंने कर दिया था, तो कर गए थे, क्लाउड बर्स्टिंग वाले मामले चले गए, तो मुझे तो वो भी नज़र नहीं आ रहा कि इस पर अगर खुदा न खास्ता दिसंबर में वही हालत हो गई तो हम क्या करेंगे? हमारे गैर मुल्की राब्ते कहाँ हैं? अभी अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें ना तो नजर आ रहा है कि वही हालत होगी, क्योंकि अभी रात के टाइम जब ट्रक वगैरह एंटर होते शहर के अंदर, तब आप देखें बहुत बुरे हालात। अच्छा, ये कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं था कि हमें एक दफ़ा दुबई ने आके कहा कि जी ये तरीका है, हम आपको डेमो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, हम उसके रिजल्ट निकाल के आपको दिखाते हैं। वो आए, उन्होंने क्लाउड सीडिंग की, वो उसके डेमो हुआ, वो सारा निकला, रिजल्ट लाहौरियों ने खुद देखे। अब आपके पास अगर वही टेक्नोलॉजी लाने की अगर गुंजाइश है, आपको वो करनी चाहिए। आप एयर एम्बुलेंस उसी त्यारे पे ऑपरेट कर रहे हैं, आपको क्लाउड सीडिंग के लिए भी कोई टेक्नोलॉजी ला के अपने त्यारों को ऑपरेट करना चाहिए। आप हेलीकॉप्टरों के पुर्जे मंगवा के ओवरहालिंग पे तो करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, आपको ये मैंडेटरी चीज़ है करना चाहिए। जो अपनी एजाशियाँ हैं उन पे खर्च किया जा रहा है, किया जा रहा है, तो जो अवाम की सेहत है उसके लिए कुछ और नहीं देखे ना, आपके शहर की सिर्फ बातें हैं। और एक चीज़ अगर होगी आपके लाहौर के अंदर, तो आप दीगर शहरों में भी उसको भेज सकेंगे, वो सर्विस प्रोवाइड कर सकेंगे। मैं तो कल बड़ा हैरान हुआ, वज़ीर आज़म साहिबा कह रही थी कि हमें भारतीय पंजाब की तरफ भी देखना होगा, हमें उनसे भी बात करनी होगी। भाई उनसे बात पहले अपना तो जरा मुझे इस तरफ भी आ जाएं। तरक्याती प्रोजेक्ट में 1% शजरकारी के लिए यकीनी, काफी 1%। ये तो जब से ये लॉ बने हैं, ये तब से है, ये तो 1% तक अभी अमल दरामद नहीं हुआ? 1975 के अंदर है, पे भी नहीं हुआ। 1975 से हसन एक्ट के अंदर है। अब ये 1% नहीं, अब ये जो कमीशन 10% लेते हैं ना, वो छोड़ के जो अफसरान लेते हैं वो 10% इस पे लगाना चाहिए। ये इतनी ज़्यादा अलार्मिंग चीज़ है, आप को आइडिया ही नहीं है। मैं तो कल किसी को कह रहा था कि हम दिसंबर के दोपहर के टाइम ना, मेरा ख्याल है कि हम शर्टें पहन के फिरेंगे, हमें जर्सी पहनने की जरूरत नहीं। जो हालात होते जा रहे हैं यही होगा। जो आप देखें इस दफा गर्मी बहुत ज्यादा थी, बिल्कुल ऐसे ही गुज़िश्ता सालों की निस्बत, और ये हर साल जो है टेम्परेचर क्लाइमेट चेंज आ रहा है, और ये क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत ज़रूरी है कि सीरियस हो हुकूमत, बजाय इसके कि ब्यूरोक्रेसी की बातों में आके इस किस्म के इकदाम किए जाएँ। और मैं एक रिपोर्ट पढ़ा था कि अक्टूबर में जो लाहौर का टेम्परेचर है ना, वो गुज़िश्ता कई सालों में या कभी रिकॉर्ड ही नहीं किया गया, जो इस दफ़ा अक्टूबर 2024 में हीटिंग टेम्परेचर है। मैं एक रिपोर्ट 33-34 है, 34। तो क्या रिपोर्टें ये लोग नहीं पढ़ते? अच्छा जी, रोड की तामीर मुरम्मत के दौरान जो है इतराफ में दरख्त लगाए जाएंगे, पीएचए ने लगाने? ये तो बड़े वादे करते हैं पुराने, एलडी ने लगाने, क्यों लगा, क्या कभी नहीं लगते थे? आपको याद होगा मेट्रो बस बनी, ऑरेंज लाइन बनी, इन्होंने 10,000 दरख्त उतारे तो 20,000 लगाने का वादा किया। अदालतों में नहर पे भी ये चीज़ हुई थी, नहर पे ये चीज़ हुई, और आज हम उसी वजह से बच रहे हैं। बिल्कुल आपने कि थोड़े बहुत दरख्त आपको मौजूद हैं। अब ये लाहौर का कवर शेड की जो बात की जा रही थी, निगरान सेटअप में बात की जा रही थी, मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, स्मोक हेल्पलाइन बन गई, लेकिन आप लाहौर के कवर शेड, आप लाहौर के ग्रीन एरिया, जिस तरह अदालत पेन ले रही है, हमारी लाहौर की हाई कोर्ट जिस तरह पेन ले रहा है लाहौर के लिए, मैं तो अक्सर ये देखता हूँ कि बहुत वो वाकई पेन ले रहे हैं। एक एक दरख्त कटने पे वो हेयरिंग करते हैं कि क्यों काटा गया। आपका साइंस कॉलेज से किसी ने पूछा जो लास्ट टाइम उनका केस था कि उन्होंने दरख्त काट दिए, क्यों काटे? हुकूमत में किसी ने पूछा? लेकिन अब देखें, आप अदालतों को एक तरफ ये तो कहते हैं कि उनके पास लोड बढ़ रहा है, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि उनको कितने अलग कामों में भी जाके फाइटिंग करनी पड़ रही है। आप ये देखें दुरे, आप भी बाहर गए हैं, मैं भी रहा हूँ, बाहर किसी की जुर्रत नहीं होती कि एक टहनी जो है वो दरख्त की खुद जो है वो एक फूल तोड़ ले, ठीक है, किसी की जुर्रत नहीं होती। और यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ हज़ारों दरख्त जो है वो काट दिए जाते हैं और उनके मुतबादिल कुछ भी नहीं किया जाता। और लोगों का रवैया ये कि रात चलते दरख्त के ना पत्ते खींच लेंगे, और बंदा पूछेगा यार क्यों पत्ते खींचे हैं, वो बस ऐसे ही जाते। मुझे आप बता दें, मुश्तरका काविशें तो माहौल को बेहतर बनाने के लिए हो रही हैं, ये काविशें कैसे रंग लेकर आएंगी? इतने लोग मिलकर काविशें कर रहे हैं, तो अब तक तो मेरे ख्याल से कुछ काविश
का वो हो जानी चाहिए थी, जो नज़र नहीं नज़र आ आ रही जाना है। चाहिए था। और ये जब तक वही फिर बात आ जाती है कि जब तक हम ग्रीनरी की तरफ नहीं जाएंगे, दरख्त नहीं लगाएंगे, सबसे मेन चीज़ है कि ग्रीनरी की तरफ जाएं, कुछ मेन दरख्त चीजें लगाएं। हैं, इसमें आपको गाड़ियों की फिटनेस के फिर साथ आपको- इसमें अना एक और चीज़ है, इसमें सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं, इसमें शहरियों को भी चाहिए सबको बिल्कुल नो डाउट कि वो अपना एक जिम्मेदारी समझें। और हर शहरी, जैसे चलता है कि जी शजरकारी मुहिम शुरू की गई है, तो उसमें अगर हर शहरी एक एक दरख्त लगाए, एक एक पौधा लगाए, तो क्या बात जाती है। ऐसे ही। तो इस चीज़ पे भी देखना चाहिए और अपनी शहरियों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी खबर को वाइंड चाहिए। अप करना है कोई अब देखिए, सिचुएशन। मैं तो कहता हूँ PHA को ना अपना नाम तब्दील कर लेना चाहिए और PHIA हो जाना चाहिए, पार्क्स हॉर्टिकल्चर एंड आयरन अथॉरिटी। ठीक है, अब जो लाहौर की कसर पहले LDA ने कंक्रीट भी निकाल दी ऐसे ही और अब इन्होंने लोहे के वो लगा के ना चांद सितारे वो चांद सितारे बेड़ा गर्क कर दिया। लाइटें भी हैं ऊपर और वो बस अट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि बड़ा काम करें, लेकिन उसका दूसरी तरफ इम्पैक्ट क्या आ रहा है कि आपका माहौल, आपको चरिंद परिंद जो शहर में नजर आते थे कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। अब लाइटों पे तो आके वो बैठने से रहे, लेकिन ये हेल्पलाइन और ये मुश्तरका काविशें, अगर पानी सर से गुजर गया, स्मॉग के बादल जो हैं वो हमारे सर पे मंडलाते रहे, दिन के टाइम आपको काला धुआं एक्चुअली नजर आता रहा है, हमने पिछले सालों में ये सब चीजें देखी। अगर अभी से काम ना शुरू हुआ तो ये आने वाले 2 महीने बहुत खतरनाक हो सकते हैं। इसके लिए आपको भी तैयार रहना है, अपने तौर पर भी प्लीज काविश कीजिए, अपनी गाड़ियों के फिटनेस, अपने घरों में आप खुद देखें। दुकानदारों का ये रवैया होता है, मार्केटों में हम देखते हैं कि अपनी दुकानें साफ कराएं और बाहर कूड़े को आग लगा दी। ये सब चीज़ें हमें इंडिविजुअली भी देखनी होंगी और ठीक करनी होंगी, अदरवाइज आप तमाम लोग इस स्मॉग के निर्गे में रहेंगे, बीमारियों में रहेंगे। फिर ये हेल्पलाइन, फिर ये काविशें, फिर ये माहौल दोस्त इकदामात पता नहीं कब रंग लेकर आएंगे। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे जी अगली खबर की तरफ, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। तजावुज़ात के खात्मे के लिए क्या क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं, कमिश्नर साहब की जानिब से जो हिदायत हैं वो भी आपको बताएंगे। तस्वीर को सेफ सिटी अथॉरिटी रीचेक करेगी, हसन अली। इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि क्या ताजरों ने तजावुज़ात ख़त्म करने मान गए हैं इस पर? सबसे मेन सवाल तो ये है। ताजरों के साथ साथ जो दीगर जगह पे तजावुज़ात हैं, आप फिर वही बात हम करेंगे, आप हॉल रोड से गुजर के दिखा दें दिन में कि क्या हालात होते हैं। मेन आपका सबसे मेन रोड है शहर की, आपकी शाला मार्केट, क्रीम ब्लॉक मार्केट, जहाँ पे भी चले जाएं, तजावुज़ात बहुत ज़्यादा है, जहाँ से गुजरना भी महाल है। तो क्या वो ख़त्म कर दिए उन्होंने जो आपने रीचेकिंग की तरफ आना? पहले इनको ख़त्म तो करवा लें, फिर उसके बाद ही रीचेकिंग की तरफ आएंगे ना। नहीं, वो कह रहे होंगे ना कि जहाँ कहीं से ऑपरेशन करके जाएं, बाद में सेफ सिटी के कैमरों से रीचेक करें वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे तो रिवायत ये है कि यहाँ से आप तजावुज़ात का खात्मा करके गए, वहाँ से दोबारा आप पहले तजावुज़ात ख़त्म तो करें। हाँ, वो एक चैलेंज है। वो इस पे तो अदालत ने भी बहुत दफ़ा कहा है कि ख़त्म करवा सकें आप आज तक। अच्छा, आपको देखें कोई अफसर शहरी को अपनी कोई आंखों पे बेतबारी है, आप जहाँ से गुजरते हैं, मेरा ख्याल उससे अल्लाह ताला के उससे इतनी बड़ी करोड़ों की गाड़ियों में आप बैठ के गुजर रहे हैं। अभी मैं खबर पढ़ रहा था अपने हमारे वो रिपोर्ट में दी है कि जी अल सुबह जो है ना वो डिप्टी कमिश्नर फील्ड में पहुँच गए हैं। तो आप अगर अल सुबह पहुँच गए हैं तो देखें आज क्या हालात है। उसके बाद शाम को भी जाएंगे, दोपहर को भी जाएंगे, घर भी जाएंगे, मीटिंग में भी जाएंगे, सेक्रेटेरिएट भी जाएंगे, वज़ीर आला के ऐवान में भी जाएंगे, 7 क्लब भी सारा दिन जाएंगे। मसरूफियात रहती तो हैं मुझे आपको, और इन्हीं रोड से गुजर के जाते हैं, इन्हीं रोड से गुजर के जाते हैं। और ये मेन रोड्स हैं आप काले शीशों वाली गाड़ी में से शायद हाँ, हो सकता है कि तेजी इतनी हो, आम लोग जो है ना वो इशारों पे और प्रोटोकॉल पे जलील हो रही हो। गाड़ी के काले शीशे भी होते हैं ना, हाँ होते हैं, ये भी वजह होती है शायद। लेकिन वो काले शीशे बाहर से देखने हाँ, वालों के अंदर लिए से होते हैं, नजर आ रहे अंदर से तो नजर आ रहा होता है ना। यस, मतलब कि मुझे याद है शबाशी साहब जो हैं वो जब निकलते थे तो वो तो बाहर ही देखते रहते थे, और अगर किसी ने पिचकारी भी की होती थी ना दीवारों पे तो उस पर भी तलबी हो जाती थी, अंडरपास पे कूड़ा पड़ा उस पर भी तलबी हो जाती थी, कहीं मलबा पड़ा उस पर भी तलबी हो जाती थी। तो वो मशहूर था उनके लिए कि जितने मर्जी काले शीशे हों, उनकी नज़र जो है ना वो एक तो वो सामने बैठते थे फ्रंट पे, वो फिर गाड़ी से यूँ बाहर निकल के ना बस यूँ ही देख रहे होते थे, यूँ लेफ्ट राइट हर वक्त, और बाकी वो चीज़ों को कैप्चर करते थे। उनकी अच्छी आदत है, जो उनकी अच्छी आदत है अच्छी करनी चाहिए। चले, आप कोई नया एंगल तो नहीं है ना, जो सारे एंगल फॉलो करते हैं उसी एंगल पे आप देखें, आपको खुद भी एहसास जिम्मेदारी होगी कि मैंने ये काम करना है।
ये वज़ीर आला का काम नहीं है कि वो आपको अल्टीमेटम पे अल्टीमेटम देती रहे और आपके कानों में जूं तक ना रेंगे। आपके पूरे इदारे हैं, तो पूरी आपका टीम फंक्शन है ना, हाँ। आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन है, हमने यहाँ से निकल के खबर देनी है, हमें पता है हमने जाकर कोई न्यूज ना दी डीसी तो है, जॉब एसी तल्बी हो साहिबान जाएगी। है, जॉब तल्बी हो आपकी पूरी टीमें बनी हुई हैं जो इन कामों के लिए इसमें फिर मसला वही है कि अब ये टीम्स बन जाती हैं, उनको मॉनिटरिंग के लिए क्या इकदाम किए जाते हैं, क्या मैकेनिज्म है? कोई मैकेनिज्म नहीं है, हर एक जो है वो अपनी कहते मर्जी से रहिए सेफ सिटी के कैमरे करेंगे। आप लाहौर में देख लेना। आप लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर मॉनिटरिंग सेल देखें, इतना बड़ा मॉनिटरिंग सेल है कि हमारा स्टूडियो शायद छोटा हो, इतनी बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगी हैं, लाइव ट्रैकिंग सिस्टम है, लाखों रुपए वो खर्च कर रहे हैं, ट्रैकर गाड़ियों पर लगाए हुए हैं, कॉल सेंटर बनाया हुआ है, 20-20 बंदे बैठे हैं, अगर उसके बावजूद भी आपकी सफाई नहीं हो रही तो फिर कौन जिम्मेदार ये है? बहुत बड़ी अफसोस की बात है। और नहीं तो ये इसमें फिर जिम्मेदारी जिम्मेदार वाली फिर बात कौन है? फिर सेफ सिटी के कैमरे क्या कर लेंगे? नहीं, सेफ सिटी के जहाँ इतनी बड़ी स्क्रीन सेफ है, सिटी के कैमरे तो पहले होने चाहिए ना। सेफ सिटी के कैमरे तो आपको तस्वीरें जो है वो भेजें कि यहाँ भी तजावजात है, यहाँ भी तजावजात है, यहाँ पे भी ये मसला तजावजात है। जैसे एक्सीडेंट्स की हम देखते हैं, आती हैं वीडियोस, आती है आपकी आपका जो आप जंप करते हैं इशारा, आप कोई वायलेशन करते हैं, कुछ भी आपको है। घर बैठे अचानक पता लगता है अच्छा मैंने तो ये वायलेशन कर ली, आप सरप्राइज देना, फिर आप उनको किस काम पे लगा रहे हैं? और ये मुश्किल टास्क भी नहीं है, और ये काम जो है रीचेकिंग करना सेफ सिटी का काम है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ये डबल पार्किंग को खत्म किया जाएगा, रेडियां ट्रैफिक रवानी में रुकावट ना बने, बहुत जगहों पर रेडियां लगी हैं, कैसे मुमकिन ये बनाया जाएगा? और इसके लिए बाहर निकल के काम करना पड़ेगा आपको, डबल चेक वही सुबह के टाइम भी देखें, शाम के टाइम भी देखें ना। इसमें देखें, मेरी एक बात सुने, सबसे डबल पार्किंग जो है, फिर वही बात आ जाती है जो गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स बने हुए हैं, और हमारे वकला भाइयों ने जिस तरह से लोअर माल का जो हाल है, ट्रिपल पार्किंग, ऐसे ही है पूरा आपका रोड ब्लॉक, सिर्फ एक लाइन जा सकती है। फिर इसी तरह से आप शिमला पहाड़ी चले जाएं तो वहां पे आपको वो नादरा के ऑफिस के बाहर क्या हालात है? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल तो ऐसे। इनका जिम्मेदार कौन है? इनका आप ये जिम्मेदार मॉडल टाउन के बाद देख लें, कचहरी के बाद कचहरी देख के लें, बाद आपके ऐसे ही है, मामला देख बिल्कुल लें, ऐसे ही। आपकी तीन लाइन की रोड ये तो लाहौर हमारे में बना रोजाना दी है। आने वाले रोड है ना, यहाँ पे ये चीजें अब ऐसी- आपकी तीन लाइन की रोड बना दी है लाहौर में, ठीक है, उसमें दो लाइनें कैप्चर होकर एक लाइन चलनी है, तो मुझे बताइए चौड़ी किस लिए की गई? अब इसमें एक जो रिवर्स इम्पैक्ट ये है कि आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही नहीं है। अगर मैं घर में गाड़ी, हम चाहते हैं कि हमें गाड़ी ना चलानी पड़े, ऐसे ही है, मैं हसन जो जो है, हालात हैं। हम दोनों बाहर भी रहे, ये हसन भी रहा, हम चाहते हैं कि हम उतरे, हम मेट्रो ट्रेन पकड़े, डॉट स्टेप से जहाँ स्टेशन जाना है। पकड़े, जहाँ जाना है बस में चले, एक कार्ड हो हमारे पास, उसी से उतरे मेट्रो बस में, उसी से ऑरेंज लाइन में, उसी बस में बैठ जाए। हमें तो ये ख्वाब दिखाए गए ऐसी प्लानिंग्स तो बहुत की जा रही हैं, लेकिन वो सिर्फ अभी कागजों तक और फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स तक और यहाँ तक महदूद हैं। अगली खबर की तरफ हमने आना है। रूडा का एक्शन, वाजिबात की अदम अदायगी पर फैक्ट्रियाँ गोदाम सील, दुर्रे नायाब। बहुत अच्छी बात है, रूडा बहुत एक्टिव दिखाई दे रही है और एक अरसे के बाद जो है ना मुस्बत खबरें बहुत तेज़ी के साथ आ रही है। ऐसा लग रहा है कि रूडा जो है ना अब बहुत तेज़ी के साथ, जो उनका एक मास्टर प्लान जेन में बना था कि हमने इस ईयर में इस स्टेज पे जाकर ये करना है, वो उस तरफ जा रही है। देखिए, रूडा ने बड़े अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से लोगों को समझाया, उनके साथ बैठकें की। हसन भी इस चीज़ का गवाह है कि तमाम ताजरों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को उन्होंने डोर ओपन की, इत्तेमाद में लेकर आप काम उनके साथ मीटिंग्स की, उनको बताया। और मैं हमेशा कहता हूँ कि रूडा के मास्टर प्लान में पहले से मौजूद इंडस्ट्रीज को उनकी हैसियत में जम करना, अपने अंदर लेना, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी, ये मामूली बात नहीं है। कोई नई अथॉरिटी बनती है, किसी का नया रूल रेगुलेशंस बनते हैं, वो बर्दाश्त नहीं करते, बिल्कुल वो पुराने को मलिया मेट करके उठा के अपनी मर्जी से सारा काम करते हैं। अच्छा, इन्होंने उसको भी वहाँ पे अकोमोडेट किया। अब बाकी लोगों को वो कह रहे हैं, एक अरसे से कह रहे हैं कि यार आप नज़्मो ज़ब्त में आ जाएं, अपने मुताबिक जितना कोई पीछे सरकारी हदूद से वापस जाना चाहता है जाए, जितना जिसने आगे कवर किया, इंक्रोच किया, वो जाए। कोई किसी की ज़मीनों पर बैठा है वो निकल जाए। अगर कोई किसी जगह पे कब्जा करके गैर कानूनी तौर पे फसल बुवाई कर रहा है वो छोड़ दे। ये 5-6 क्वेश्चंस तो हम भी कहते कहते तंग आ गए, और ये जरूरी है। फिर किसकी कोई फैक्ट्री है, किसी की कोई लीगलिटी है, उसको वो ओपन किया उन्होंने। बड़ी बड़ी नामवर सोसाइटियों ने जुर्माना पे ऑफ करके, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सबको पता है, उन्होंने अरबों रुपए जुर्माने देके अपने आप को रेगुलराइज करा लिया है। तो छोटे छोटे कारोबार, दुकानें, आपकी फैक्ट्रियां, आपके घरों के आगे चीजें, इनको आपको रेगुलराइज करवाना चाहिए। मैं लोगों को आज भी कहता हूं कि जो रूडा की मास्टर प्लानिंग और जो रूडा जितना आपको दे रहा है ना, रेवेन्यू देगा, नहीं, जितनी आजादी दे रहा है आपको, इतना एलडीए या कोई एमसीएल या कोई नहीं देता, ना उनके कानून में है।
और उन्होंने फिर आपके लिए तमाम अपने दरवाजे भी खुले हैं, आप आएँ, डिस्कस करें चीज़ें जो आपके मसाइल हैं। LDA के हदूद में 165 गैर कानूनी सोसाइटीज़ हैं, आज तक उनको समझ नहीं आ रही हमने रेगुलर कैसे करना है। रूडा ने तो कहा जी वेलकम, आप आएँ, इसका ये रूल है, इसमें ये कानून के मुताबिक इतनी ज़मीन आपको छोड़नी है, इतनी ज़मीन रख के इतने आप पैसे अदा करें, अपना फाइन पेनल्टी पे करें, रेगुलराइज करें और एक लीगल तरीके से कारोबार करें। ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है जी, मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। और यही काम अगर आपको LDA में करवाना पड़े तो आप भी करवा सकते और सबसे पहले तो चक्कर ही लगवा और अगर वो आप करवा भी पा रहे हो ना, कानून भी हो तो वो कहेंगे छोड़ें जी, आप हमारे साथ बैठे, आप आए जी, हम आपको फैसिलिटेट करते हैं, आप हमें कुछ स्पीड मनी दें तो अल्लाह खैर से आपका काम जो है। एक कमेंट चाहिए फिर वाइंड अप की तरफ जाना। इसमें फिर वही है कि LDA को और ख़ास तौर पे जो बाकी शहरी इदारे हैं उनको चाहिए कि रूडा के नक्शे कदम पे चलें ताकि शहर के हालात जो हैं उनको बेहतर हो सके। बिल्कुल, और वो जो हम इतने सारे मसाइल कह रहे हैं ना, जो शहर में बहुत सारे मसाइल वो इसी तरह से होंगे। और ये जो एक नया शहर, मुझे इनकी प्लानिंग भी देख के बड़ी अट्रैक्शन होती है कि हम जो अभी अपने शहर लाहौर के दुनिया मसाइल डिस्कस कर रहे हैं ना, वो दरख्त जो हम कह रहे हैं होने चाहिए, सफाई होनी चाहिए, फिर यहाँ पर ये मसले इस नए शहर में हमें बहुत देखे ना, वो तो मसनूई जंगल बना रहे हैं, ठीक है, वो तो एक प्लांटेशन का एरियाज रख रहे हैं, वहाँ पे कोई कुछ नहीं करने देंगे और वहाँ पे इतनी डेंस फॉरेस्टिंग हो रही है कि एक छोटे छोटे एरिया पे बड़े बड़े घने दरख्तों का एक जाल बिछाया जा रहा है। उसके बाद आपके पानी के बहुत सारे रेजरवायर छोड़े जा रहे हैं, तालाब। एक देखिए, मैं ये कहता हूँ कि आप अमीर हो या गरीब हो, आप सरकार जो प्लानिंग कर सकती है ना वो उसको अच्छी करनी चाहिए। उसके बाद उसके वैसिनिटी में कोई गरीब बसे, कोई अमीर बसे, फिर ये तफरका नहीं होना चाहिए। हमें ये नहीं होना चाहिए कि हम जो है ना वो DHA या दूसरी तरफ देख के तरसें कि यार देखें वहाँ कितने अच्छे हालात हैं बैरिया में या बाकियों में। वो अपने अगर रेजिडेंट्स को फैसिलिटेट कर सकते हैं तो LDA क्यों नहीं कर सकता? कर सकते हैं, और LDA ज़्यादा बेहतर कर सकता है क्योंकि वो सरकार है, उसको कोई जुर्माने नहीं देने, उसको कोई आपको एक्स्ट्रा पेमेंट्स नहीं देनी, उसने आपको कमर्शियल और बाकी फैसिलिटीज़ करने के लिए किसी को पैसे नहीं देने, उसने अपनी ज़मीनें किसी इदारे के पास गिरवी नहीं रखवानी, उनके पास इतना कुशन है। लेकिन आप देखें क्या कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही मेरा ख्याल है LDA की अपनी सोसाइटियों के हालात क्या हो चुके हैं, वहाँ पे लोग जो बैठे हैं क्या कर रहे हैं। ये एक अच्छा हमारे सामने मिसाल है, इसी के नक्शे कदम पर चलने तो मेरे ख्याल से मसाइल हल हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। ब्रेक होगी, फिर हम आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और हर रोज़ अखबार में एक ही चीज़ जो हम आपके साथ रिपीट करते रहते हैं, सब्जियों की कीमतों में इजाफा, सब्जियों की कीमतों में इजाफा, प्याज, अदरक, लहसुन, जिन्हें सब्ज़ मसाला जात कहते हैं। बेसिकली आवाम इन चीज़ों से ज़्यादा परेशान है क्योंकि आपने घर में कुछ भी बनाना है, कोई दाल, कोई सब्ज़ी, कुछ भी बुनियादी चीज़ें जो आपको चाहिए, अगर वही महंगी होंगी तो फिर महंगी सब्ज़ी तो बाद में ख़रीदनी है ना आपने, कि आप आज बैंगन बनाना चाह रहे हैं, गोभी बनाना चाह रहे हैं, वो आपकी बाद में बारी आएगी। जो आपका सब्ज़ मसाले अगर आप वो ख़रीदें तो वो सबसे पहले लोग शिकायत करते हैं कि जी बहुत महंगा है। अच्छा जी, हमने आज की रेट लिस्ट की तरफ जाना है तो देख लेते हैं आज के भाव। अक्सा ज्वाइन कर रही हैं, ओपन मार्केट में मौजूद है, रेट लिस्ट उनके पास है। ओवर टू यू। जी बिल्कुल है ना, बात कर लें सब्जियों की कीमतों के हवाले से तो आज भी जो है बदस्तूर वही दुकानदारों की जानिब से इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। मैं इस वक्त ओपन मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी दुकानदारों की जानिब से रेट लिस्ट जो है मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज होती हुई नज़र आ रही है, जहाँ पर सब्जियों की कीमतों में 20 से 30 रुपये का इजाफा किया जाता है, कहीं के भी जो 50 रुपये का इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। बुनियादी ज़रूरत है जिनके बगैर जो है रोज़मर्रा खाना भी तैयार नहीं हो सकता, इनमें भी जब दुकानदारों की जानिब से मनचाहा इजाफा किया जाता है तो शहरी जो है मुखासे परेशानी का उनको सामना करना पड़ता है। कीमतों के हवाले से भी आपको साथ साथ आगाह कर लेते हैं। तो जो आलू की सरकारी कीमत है वो 82 रुपये सरकारी दाम मुकर्रर किए गए। इसमें भी दुकानदार 20 से 30 रुपये का इजाफा करते उसको 90 से 95 रुपये तक की कीमत में फ़रोख्त कर रहे हैं। प्याज की जो सरकारी कीमत है वो 182 रुपये सरकारी दाम मुकर्रर किए गए। इसमें भी दुकानदार इजाफा करते उसको 150 से 160 रुपये तक की कीमत में फ़रोख्त कर रहे हैं। प्याज की सरकारी कीमत को, टमाटर की सरकारी कीमत के हवाले से बात करें तो टमाटर की जो सरकारी कीमत है वो 98 रुपये सरकारी दाम मुकर्रर किए गए। इसमें भी दुकानदार इजाफा करते उसको 100 से 105 रुपये तक की कीमत में फ़रोख्त कर रहे हैं। टमाटर के बाद अदरक और लहसुन जो है जिनके पहले ही सरकारी दाम बहुत ज़्यादा है, उसकी
कीमतों के हवाले से आपको बता देते हैं। अदरक की जो सरकारी कीमत है वो 765 रुपये सरकारी दाम मुकर्रर किए गए हैं। इसमें भी दुकानदार इजाफा करते तो उसको 780 से 790 रुपये तक की कीमत में फरोख्त कर रहे हैं। लहसुन की जो सरकारी कीमत है वो 395 रुपये सरकारी दाम इसके मुकर्रर किए गए हैं, जो पहले ही बहुत ज़्यादा है। इसमें भी दुकानदार 10 से 20 रुपये का इजाफा करते उसको 410 रुपये तक की कीमत में फरोख्त कर रहे हैं। मजीद ऐसी सब्जियाँ जिनमें दुकानदार कहीं कहीं 10 और 20 रुपये का इजाफा करते हो, कहीं 50 रुपये का इजाफा भी देखने में नजर आता है। तमाम शहरी जो है वो खासे परेशान हाल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि महंगाई के बाद जो है बाकी अशिया खुद उनकी पहुंच से दूर हो गई हैं। बुनियादी ज़रूरत फल और सब्जियां भी जब महंगी कीमत में फरोख्त की जाएंगी तो ये भी उनकी पहुंच से दूर चली जाएंगी। तमाम मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं प्राइस कंट्रोल कमेटियों से कि इस हवाले से प्रॉपर कोई एक्शन लिया जाए ताकि वो उन्हीं रेट पर फल और सब्जियां खरीद सके जो सरकारी दाम मुकर्रर किए गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें बताया जी सब्जियों की कीमतें क्या हैं। और एक्चुअली रेट लिस्ट पर अमल दरामद ही सबसे बड़ा इशू है। जो लोग शिकायत कर रहे हैं कि जी सरकारी रेट लिस्ट DC रेट पर कहीं पर अमल दरामद नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो फिर सब्ज़ी की क्वालिटी जो है वो जो है अच्छी नहीं होती। अब इस पर आवाम के मसाइल जो हैं उसको किसने सुनना है। ऑल्दो DC साहब फील्ड में मौजूद रहते हैं, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट ये है कि एक दफ़ा इस चीज़ पर भी ज़रूर नज़रसानी करें। हमने ब्रेक लेनी है, हेडलाइंस होंगी, फिर शो में आएंगे। स्टे विद अस। स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे और आज का टॉपिक नौजवानों के लिए बहुत अहम और मेरे ख्याल से इन्फॉर्मेटिव भी अगर कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। बहुत सारे नौजवान रोज़गार की तलाश में रहते हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ फील्ड में मौजूद हैं, सिर्फ और सिर्फ उसको निकल कर थोड़ा सा तलाश करने की ज़रूरत है। अब अगर हम बात करें, होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और उसके साथ साथ इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है। अगर नौजवान इसमें आते हैं तो प्रॉपर तैयारी के साथ, प्लानिंग के साथ अगर आप एक ट्रैक पकड़ लें तो आप बहुत सारी चीज़ें सीख कर वो जो हम कहते हैं ना कि मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो सकते हैं, जिसकी आज के नौजवान को ज़रूरत है। तो होटल इंडस्ट्री में स्कोप क्या है, किस तरह से नौजवान इसको ज्वाइन कर सकते हैं, किस तरह से ये बेहतर रोज़गार का जो है आपके लिए मौका पैदा कर सकती है, पाकिस्तान में इसका स्कोप क्या है, बैरून मुमालिक में इसका क्या स्कोप है, ये हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं तारुफ कराना चाहूँगी। CEO कोथम है जी अहमद शफीक साहब, जिन्होंने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी हमारी होटल इंडस्ट्री, होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री, क्या स्कोप है नौजवानों के लिए इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपका बहुत शुक्रिया। सेकेंडली, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रिप्रेजेंट करता हूँ कोथम पाकिस्तान एंड ग्लोबल को, और कोथम पाकिस्तान का काम ही हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के लिए काम करना है। और ये कोई 22 ईयर्स अगो ये इनिशिएटिव लिया गया था, इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए कि पाकिस्तान में जहाँ 60% यंग लोग हैं तो इनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। तो मैं खुद स्पेशलाइज्ड हूँ इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़म फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्नमाउथ UK। तो ये जो सवाल मेरे जहन में 22 साल पहले आया कि पाकिस्तान में हमारे लोगों में, क्योंकि दे आर वेरी टैलेंटेड, दे आर पाकिस्तानीज़, यंग किड्स जो हैं बड़े एनर्जेटिक हैं, तो इनके लिए ये डॉक्टर, इंजीनियर और इन चीज़ों से हटके भी इनके पास कुछ स्किल होना चाहिए जिसकी दुनिया में आने वाले सालों में ज़रूरत पड़ेगी। अभी जो हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़म, होटल मैनेजमेंट का जो पोटेंशियल है, अभी मैं एक बोर्ड मीटिंग अटेंड करके आया हूँ यूरोप से, जो यूरोपियन रीजन की बोर्ड मीटिंग थी जिसका मैं मेंबर हूँ, यूरोडिप उसका नाम है अदारे का, और वहाँ पे तकरीबन सारे शेंजन कंट्रीज़ के हेड्स उसमें बैठते हैं। और वहाँ यही डिस्कशन थी कि जो इतनी होटल मैनेजमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़, जो पोटेंशियल है, इसके लिए यंग लोग नहीं हैं उनके पास। तो यंग लोग कहाँ से लिए जाएँ, कहाँ से लोग सोर्स किए जाएँ। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में यंग लोगों को ये अपॉर्चुनिटी हमने 22 साल पहले दी। अल्हम्दुलिल्लाह आज को तकरीबन 55,000 लोग हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स करने के बाद दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में काम कर रहे हैं। That's really great. जी, तो और मैं ये समझता हूँ कि होटल मैनेजमेंट जो है ये एक पूरी इंडस्ट्री है। आप किसी एक होटल के अंदर जाते हैं तो उसके अंदर एक डिपार्टमेंट नहीं है, उसके अंदर अगर फूड एंड बेवरेज का डिपार्टमेंट है, सेल्स एंड मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, उसके अंदर रूम्स डिवीजन का डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, IT का डिपार्टमेंट है। तो इससे मुराद ये हुई कि एक होटल जो है इट्सेल्फ एक पूरी दुनिया है, और जिसमें डिफरेंट शोबों में लोगों को आपको एजुकेट, ट्रेन करके आप उनको एम्प्लॉयमेंट में ला सकते हैं। और पाकिस्तान की जब आप बात करेंगे तो पाकिस्तान में अभी इतने नए होटल्स ओपन अप हो रहे हैं,
और बड़े अच्छे जो बड़े ब्रांड्स हैं इंटरनेशनल वो अपनी प्रॉपर्टीज़ ओपन कर रहे हैं और पाकिस्तान में शॉर्टेज होगी इन लोगों की आने वाले दिनों में कि लोग अवेलेबल नहीं होंगे लेकिन ये जॉब्स अवेलेबल होंगी। सही। सो मुझे बता दें, इस तरफ जो नौजवान आना चाह रहे हैं, बेसिक्स क्या हैं, बुनियादी तौर पर एजुकेशन, और फिर आप ज्वाइनिंग कैसे कर सकते हैं, सिखाया क्या क्या जाता है, क्या मसला है? जी अच्छा, जहाँ आप बात करते हैं कॉथम पाकिस्तान की और या हॉस्पिटैलिटी, होटल मैनेजमेंट को हम हॉस्पिटैलिटी सेक्टर भी कहते हैं, इसके अंदर तक बच्चा जो स्टूडेंट है वो चाहे मैट्रिक हो, इंटरमीडिएट हो, बीए हो, एमए हो, किसी भी क्वालिफिकेशन में हो तो उसको उसके पैरेलल क्वालिफिकेशन मिल जाती है। वो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में सर्टिफिकेट कर सकता है, डिप्लोमा कर सकता है, डिग्री कर सकता है और ये डिफरेंट क्वालिफिकेशंस। फिर वो उसके पास शोबे हैं, जैसे आप एमबीबीएस करते हैं उसके बाद आपके पास शोबे हैं कि आप जिस सेक्टर में जिस साइड पे जाना चाहें मेडिकल के आप जा सकते हैं, आपका चॉइस है, आप डिमांड देखते हैं मार्केट में ज़रूरत क्या है। इसी तरह होटल मैनेजमेंट में भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है कि आप होटल्स के आप फूड प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट में जाना चाह रहे हैं, आप शेफ़ बनना चाह रहे हैं, आप बेकिंग, पेस्ट्री, डिज़र्ट्स के शोबे में जाना चाह रहे हैं, आप सेल्स एंड मार्केटिंग के डिपार्टमेंट में जाना चाह रहे हैं, आप फ्रंट ऑफिस के डिपार्टमेंट रूम डिवीजन में जाना चाह रहे हैं, आप हाउस कीपिंग में जाना चाह रहे हैं, तो आप फिर स्पेशलाइज करते हैं उस हवाले के साथ। तो इसमें मैट्रिक टू मास्टर्स तमाम लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी भी मौजूद हैं, क्वालिफिकेशन भी मौजूद हैं और फिर ये क्वालिफिकेशन जो है इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस के साथ भी हैं और जिसकी ये सबसे बड़ा, क्योंकि बहुत सारे नौजवान बाहर जाने के ख्वाहिश में एग्जैक्टली तो पाकिस्तान के साथ साथ उनके पास इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। जैसे ही उनको वो सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, वो सर्टिफाई होते हैं, तो उनके लिए इंटरनेशनल वर्ल्ड के दरवाजे खुल जाते हैं। और अभी मैं अपने इसी विज़िट पे जो यूरोपियन रीजन का था या यूके का था, मैं बहुत सारे बच्चों से मिला हूँ माशाल्लाह, जो बड़े 5 स्टार होटल्स के अंदर और मिचेलिन स्टार रेस्टोरेंट्स के अंदर परफॉर्म कर रहे पाकिस्तानी बच्चे जो हमारे ही पास आउट्स हैं और दे आर ब्यूटीफुल फेस ऑफ पाकिस्तान बाय द वे। यानी वो पाकिस्तान की बेसिकली ये ट्रू रिप्रेजेंटेशन है, जो एक सॉफ्ट इमेज है ना पाकिस्तान का, तो ये इंडस्ट्री प्रमोट करती है जिसका नाम होटल इंडस्ट्री है। काउंसलिंग बड़ी मैटर करती है। जब स्टूडेंट नया आता है उसको समझ नहीं लगती कि उसके लिए बेस्ट फील्ड कौन सी है। सो ये जो काउंसलिंग वाला मरहला और आप स्टूडेंट की इंटेंशन को देखते हुए उसको पिक कर लें कि ये क्या करना चाह रहे हैं, काउंसलिंग की जाती है क्या स्टूडेंट्स को? उनको बताया जाता है अच्छा जी बीइंग अ वुमन आपके लिए ये वाली फील्ड ज़्यादा बेहतर है, अगर आप बाहर जाना चाह रही हैं तो आप ये वाला कोर्स कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, किस तरह से गाइड किया जाता है? आप देखिए हमारा यहाँ बहुत ज़्यादा मसला पाकिस्तान में ये है कि करियर गाइडेंस नहीं है। यस। और ऊपर से 60% यंग लोग हैं मुल्क के अंदर और वो एक भेड़ चाल चली आ रही थी बहुत सारे सालों से सुनाया जो कि सुन लिया तो आपने जी डॉक्टर बनना है तो जी आप इस तरफ चले जाएं। इंजीनियर आप देखें अभी रिसेंटली जो सर्वे आया है उसमें तकरीबन 1 लाख इंजीनियर्स पाकिस्तान में बेरोजगार हैं और इंजीनियरिंग का आप मेरिट देखेंगे तो संभाला नहीं जाएगा। इसी तरह मेडिकल की भी सूरत हाल है। नो डाउट आपको डॉक्टर्स भी चाहिए, आपको इंजीनियर्स भी चाहिए, आपको हर शोबे में लोग चाहिए, लेकिन एक बैलेंस भी चाहिए। एक भेड़ चाल नहीं चाहिए कि आप एक तरफ दौड़ लगा दें और सोचें ना किस तरफ है क्या। अब जब आप हमारे पास जो बच्चे आते हैं, हम क्योंकि पिछले 20 साल प्लस से काम कर रहे हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम डिफरेंट फोरम्स पे इस पे इंफॉर्मेशन दें, इस पे उजागर करें, लोगों को बताएं कि फ्यूचर के करियर्स क्या है दुनिया में, टेक्नोलॉजी में और इन तमाम चीज़ों में, इंडस्ट्रीज में जो शिफ्ट है उससे ज़ाहिर है जो करियर्स हैं वो भी चेंज हो रहे हैं। सही। तो उसमें हम क्योंकि सर्विसेज सेक्टर में आते हैं तो उसका बोलते हैं कि सर्विस सेक्टर है और हॉस्पिटैलिटी होटल मैनेजमेंट उसका हिस्सा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बूमिंग सेक्टर है इस वक्त भी। आप एविएशन में आ जाएं, बूमिंग सेक्टर है इस वक्त, टूरिज्म में आ जाएं, बूमिंग सेक्टर है इस वक्त। तो ये सारे अलाइन होते हैं एक सेक्टर के अंदर। अभी जो सर्विस वाला सेक्टर होता है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। द पर्सन जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है गुड लुकिंग होना चाहिए, फिर सफाई सुथराई हमारा एक बहुत मेन सब्जेक्ट कोविड के बाद से बन गया है, फिर आपका यूनिफॉर्म, आपकी ड्रेसिंग, ईच एंड एवरीथिंग। सो इन तमाम चीज़ों पे फोकस किया जाता है। जी, आप किसी दिन अगर मौका हो तो आप कॉथम तशरीफ़ लाइए किसी भी ब्रांच में, आप देखेंगे कि हमारा फोकस पहले दिन से इसी चीज़ पे हो जाता है। जब हम बच्चों के एडमिशन्स करते हैं उसके बाद एक मरहला आता है ओरिएंटेशन का। हमारे पास 2 वीक्स की ओरिएंटेशन होती है
जिसमें उनको ये सिखाया जाता है कि आपने कपड़े कैसे पहने, यूनिफॉर्म कैसे पहनी है, अपने आप को कैरी कैसे करना है, जो आपकी जो रोड सेंस है, आप बाइक पे आते हैं या गाड़ी पे आते हैं, आपने ट्रैफिक लॉज को कैसे फॉलो करना है, आपके पास लाइसेंस होने चाहिए जब आप ड्राइव करते हैं। ये बातें हम उनको वहाँ बुला के समझाते हैं। हालांकि वो बच्चे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से पढ़ के हमारे पास आ रहे होते हैं, उसके बावजूद उनमें ये अवेयरनेस नहीं है या वो केयरलेस होते हैं। आपने एक अच्छे सिटीज़न होने का आपने सबूत कैसे देना है, आपने अपनी पुलिस की जो सड़क पे खड़ी उसकी रिस्पेक्ट कैसे करनी है, उसको ऑनर के साथ कैसे ट्रीट करना है, जो स्पेशल लोग होते हैं हमारे माशरे में उनकी इज़्ज़त एहतराम कैसे करनी है। इनको हम SOS विलेजेस में भेजते हैं, इनको हम स्पेशल बच्चों के अदारों में भेजते हैं। तो मकसद ये है कि आपने पेरेंट्स की अपनी रिस्पेक्ट क्यों ज़रूरी है, कैसे इंपॉर्टेंट है, आपका नेबरहुड आपसे जो है वो कैसे महफूज रहना चाहिए कि आप वो खुश हों। मकसद ये है कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है ना इट्सेल्फ ये एक सॉफ्ट सा एरिया है। इसमें इंसान का जो है उसकी जो अखलाकियात है, उसकी जो तहजीब है, उसका जो कल्चर है वो ज़ाहिर वो उसको शोकेस कर रहा होता है। तो हमारा बहुत फोकस होता है कि बच्चे इसको कैरी करें। मैटर करती है और इसके साथ साथ मतलब कुछ लोगों को होता है ना, अच्छा बस गुड लुकिंग लोग जो हैं वही इस सेक्टर में जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। देखिए उसमें कहते हैं ना कोई शक्ल के सूरत के साथ सीरत की भी ज़रूरत है कि आप प्लेजेंट हों, आप जो है हमारे बच्चे वैसे बहुत अच्छे हैं बाय द वे। मैं बड़ा हाई रेट करता हूँ अपने यंग बच्चों को। इनको सिर्फ हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है। आप इनको थोड़ा सा पॉलिश करते हैं, क्योंकि हम असल में स्कूल नहीं सिखा रहा होता ना इन बच्चों को कि आपने अपने आप को कैरी कैसे करना है आगे करियर में। अगर स्कूल सिखाए, आपका माशरा उसको सिखा के बच्चे को आगे लेके आए तो और ज़्यादा वो ईजी हो जाए हमारे लिए। लेकिन फिर भी आपको जोर लगाना पड़ता है कि इन बच्चों को इस काबिल करना है कि जहाँ इंटरनेशनल स्टैंडिंग हो। जैसे मिसाल के तौर पे लास्ट ईयर हमें टीम लेके गए लिथुवेनिया, यूरोपियन रीजन में, शेंजन में, और हमारे बच्चे गए और वहाँ पे तकरीबन 600 यूरोपियन बच्चा कम्पीट कर रहा था और 6 बच्चे हमारी तरफ से गए और वो हैरान हो रहे थे कि ये बच्चे पाकिस्तानी हैं। सही। यानी वो कह रहे थे कि ये तो इतने ग्रूम्ड और इतने बड़े प्लेजेंट पर्सनैलिटी वाले बच्चे हैं और हमारी परसेप्शन बिल्कुल डिफरेंट थी पाकिस्तान के बारे में। और इस तरह हम क्योंकि इन बच्चों को इंटरनेशनली शोकेस करते हैं ले जाके, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है उससे बच्चों की अपब्रिंगिंग में और इनको सर्विस सेक्टर के लिए तैयार करने के लिए। लैंग्वेज कितनी मैटर करती है? कुछ लोग समझते हैं भाई आप अंग्रेज़ी ही सीख लेंगे तो आप सब कुछ कर लेंगे। अब हमारे यहाँ बहुत सारे लोग दूसरे शहरों से भी आते हैं जिनका इवन उर्दू एक्सेंट भी चेंज होता है। लैंग्वेज कितनी मैटर करती है? लैंग्वेजेस अगर तो आप लोकल मार्केट में हैं तो डिफरेंट है। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं तो आपको एक आधी इंटरनेशनल लैंग्वेज अंग्रेज़ी के अलावा आनी चाहिए। हमारे कॉथम में हम ये समझते हैं कि बच्चों को पंजाबी भी आनी चाहिए, बच्चों को उर्दू भी आनी चाहिए, क्योंकि हमें उसमें भी चैलेंज है ना। हमारी लैंग्वेजेस बड़ी पोल्यूट हो गई हैं, हमारा जो बोलना है, हमारी जो गुफ्तगू है उसमें बड़ा इम्पैक्ट आया है दूसरी लैंग्वेजेस का। तो अंग्रेज़ी बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, फिर भी उन्हें डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन हम बच्चों को साथ अंग्रेज़ी भी पढ़ाते हैं। उसके अलावा फ्रेंच, जर्मन, चाइनीज़, जापानीज़ और स्पेनिश, ये लैंग्वेजेस भी कॉथम में साथ एक लैंग्वेज बच्चा चूज़ कर सकता है। ठीक है। और उसमें अभी बहुत सारे बच्चे जो फर्स्ट के जर्मन लैंग्वेज हमारे पास पढ़ रहे हैं वो B1 लेवल करते हैं तो वो जर्मनी चले जाते हैं। हमारा कोर्स होता है प्लस B1 लैंग्वेज होता है। जो बच्चे पुर्तगाल जा रहे हैं उनको हम बेसिक पुर्तगीज़ सिखा रहे हैं, जो स्पेन जा रहे हैं उनको बेसिक स्पेनिश देते हैं, जो अमेरिका में जा रहे हैं J1 वीज़े पे उनको ज़ाहिर अंग्रेज़ी टेस्ट पास करना ज़रूरी है। तो लैंग्वेजेस उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जब आप हॉस्पिटैलिटी की बात करते हैं। आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है? आप अपने स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप कराते हैं, क्योंकि फिर जब आप अपने स्टूडेंट्स तैयार कर रहे होते हैं ना, स्टूडेंट्स को होता है कि हम अच्छी जगह पर कहीं पे हमें जॉब भी मिल जाए, इसमें भी हेल्प आउट किया जाता है? बिल्कुल। कॉथम का मॉडल ये है, हम सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ों पे बात नहीं करते, हम प्रैक्टिकल पे बिलीव करते हैं कि जो बच्चे किताबें पढ़ते हैं उसके साथ उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। हम इनको सॉफ्टवेयर सिखाते हैं अगर हॉस्पिटैलिटी के बच्चे हैं, होटल मैनेजमेंट के, क्योंकि ये रूम डिवीजन में जा सकते हैं जहाँ डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स काम कर रहे हैं। उसके बाद अगर बच्चे फूड एंड बेवरेज में हैं तो इनको हमारे अंदर इंटरनल रेस्टोरेंट है जिसमें बच्चे सर्विस और बाकी सारी चीज़ें सीखते हैं। तो जैसे ही हमारे पास से पास आउट होते हैं, इनकी इम्तिहान देते हैं, तो हम इनकी इंटर्नशिप्स का प्रोसेस शुरू हो जाता है। उसमें पाकिस्तान के अंदर बच्चे कहीं पे भी इंटर्नशिप चाहेंगे वो कंपलसरी है, उसके बगैर इनको सर्टिफिकेट नहीं मिलता हमारा। बिल्कुल नहीं मिलता।
इन्हें कहीं ना कहीं 6 महीने 4 महीने काम करना पड़ता है। वहाँ से जो लेटर मिलेगा तो इनको सर्टिफिकेट जारी होते हैं, बाहर से भी और पाकिस्तान से भी। और उसका फ़ायदा ये होता है कि बच्चा इंडस्ट्री रेडी हो जाता है जी, जहाँ वर्क प्लेस पे जाने के लिए वो तैयार हो जाता है। और फिर इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स भी हमारे पास होती हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में बच्चे इंटर्नशिप्स पे जा रहे होते हैं। इवन US J1 वीज़े पे भी इंटर्नशिप पे बच्चे हमारे जा रहे हैं। तो वो एक ऐसी कनेक्टिविटी है, जब वो कर लेते हैं बच्चे तो उसके बाद माशाल्लाह दे आर प्रोफेशनल्स, और आप देयर इज नो लिमिट फॉर देम, माशाल्लाह दे ग्रो। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप रेफ़र करना चाहें इस इंडस्ट्री की तरफ स्टूडेंट का आने में, क्योंकि लोगों को लगता है ना कि हम वहाँ वो वाली फील्ड ज्वाइन करें जहाँ अच्छे खासे पैसे कमा सकते, तो अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं स्टूडेंट्स? अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे देखें, इसमें डिपेंड करता है, आप एम्प्लॉयमेंट में जाते हैं, लोकल एम्प्लॉयमेंट में जाते हैं, इंटरनेशनल एम्प्लॉयमेंट में जाते हैं, आप अपना एंटरप्रेन्योरशिप में जाते हैं, आप जो करना चाहते हैं डिपेंड करता है उसके ऊपर। अब जो बच्चे हमारे फ़र्ज़ करें, अभी मैं कुछ बच्चों से हाइडलबर्ग में मिल के आया हूँ जर्मनी में, ये लास्ट वीक की बात है, और मैं उन बच्चों से मिला हूँ जो यहाँ पे कहीं 20,000 30,000 रुपये ले रहे थे, कॉथम में नहीं थे, कॉथम आए पढ़े और जर्मनी गए तो वहाँ वो बच्चे 3,000 4,000 यूरो तक वो मंथली कमा रहे हैं। जो 4,000 यूरो से मुराद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोर देन $1 मिलियन माशाल्लाह वही बच्चे कमा रहे हैं। तो ज़रा फ़र्क पड़ता है कि आप पाकिस्तान में काम कर रहे हैं या पाकिस्तान से बाहर कर रहे हैं। सही, यानी बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। तो वो नौजवान जो कि शिकायत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कुछ लोगों का इशू ये होता है ना कि एजुकेशन रुकावट बन रही होती है, तो उन नौजवानों के लिए जिनकी चले एजुकेशन इतनी ज़्यादा नहीं, उनके लिए भी बहुत सारी ऑप्शन मौजूद हैं। आपको थोड़ी सी हलचल करनी है बस, और जाके चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करनी है। मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? जी, मैसेज मेरा पाकिस्तान और पाकिस्तान के यंग लोगों के लिए और उनके वालिदैन के लिए ये है कि अपने बच्चों को जो तालीम के साथ तरबियत के लिए तैयार करें, इनको घर से सिखाएं पहले, नंबर 1। नंबर 2, ये जो भेड़चाल है कि ये MA MSc MPhil PhD करने के बाद भी पूछते हैं कि अब हम क्या करें, तो ये सवाल मेरे लिए सबसे अजीब होता है, स्ट्रेंज होता है। मैं समझता हूँ कि जब आप बच्चे हमारे सिस्टम में आते हैं, वो डिप्लोमा करें, वो डिग्री करें, वो सर्टिफिकेट करें, वो ये नहीं पूछते कि अब मैं क्या करूँ। तो ये सवाल सबसे बुरा सवाल है यंग बच्चों के लिए। मैसेज उनके लिए ये है कि जो मीनिंगफुल तालीम है और तरबियत है उसकी तरफ जाइए। आप ऐसे सेक्टर चूज़ कीजिए, इंक्लूडिंग उसमें हॉस्पिटैलिटी टूरिज़म सेक्टर है जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है। इसको आप ज्वाइन करें। दुनिया में आपके लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप बिलीव नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अंदर आपके लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे रास्ते खुले हैं। तो ये मैसेज है, अगर पाकिस्तान को आपने खुशहाल बनाना है, अपनी ज़िंदगियों को बेहतर करना है, अपने ख़ानदानों को आपने जो है लेके जाना है तरक्की की तरफ, तो आप ऐसे शोबे का इंतखाब कीजिए जो आपको कुछ दे सकता है। और मुझे यकीन है हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़म पाकिस्तानी बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म का करियर है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्रोफेशन है। और इसको देखने के लिए आप कॉथम पाकिस्तान, आप लोगों को भी इनवाइट करता हूँ। कॉथम पाकिस्तान के किसी ब्रांच में जाइए और आपके लिए ये देख के अमेजिंग होगा कि बच्चों की ज़िंदगियाँ कैसे बदल रही हैं। बिल्कुल, और नौजवानों के लिए तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम इंफॉर्मेशन उन लोगों को देने वाले हैं जो UAE जाने के ख्वाहिशमंद हैं। जॉब की वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, कुछ लोग वैसे सैर के लिए जाना चाहते हैं, वीज़े का हसूल क्या है, टिकट्स वगैरह किस तरह से करानी, बहुत सारी चीज़ें। एंड यस, कुछ देर के लिए हमने देखा था रिस्ट्रिक्शन लगी थी बहुत सारे पाकिस्तानियों पे कि जी आपको विज़िट वीज़ा नहीं मिल सकता। उसकी वजूहात क्या हैं, जो लोग वहाँ जाके वापस नहीं आते उनके लिए क्या जो है वो प्लानिंग्स हैं। हमारे साथ ट्रैवल 92 के हेड मौजूद है नवीद मलिक साहब, उन्हें वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत बहुत शुक्रिया नवीद साहब आपका। सबसे पहले तो जो लोग UAE जाना चाहते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके लिए? UAE को जो हम पाकिस्तानी हैं हमेशा से अपना दूसरा घर, सेकंड होम कहते आए और कहते हुए हैं, ऐसे ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हमें आजकल अपने सेकंड होम में जाने के लिए इंतहाई जो है ना वो मुश्किलात का सामना है, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। उसकी वजूहात क्या है? उसकी वजूहात भी हमारी अपनी पैदा की गई हैं। जो लोग यहाँ से जाते हैं, विज़िट वीज़ा पे जाते हैं, वहाँ पे जाके वापस अपने इन टाइम वापस नहीं आते। वो जो टाइम उनका पीरियड है उस पर वो एक्सटेंड कर लेते हैं, वहाँ पे स्लिप हो जाते हैं, जॉब्स ढूंढना शुरू कर देते हैं विज़िट वीज़ाज़ पे। और काफ़ी ज़्यादा ये भी अब शिकायत आना शुरू हो गई थी कि वहाँ पे वो जाके जो
विकारी होते हैं वो भी पहुंच जाते हैं। उसके लिए अभी उन्होंने काफ़ी सख्ती शुरू कर दी है। वीज़ाज रिफ्यूज़ ऑलमोस्ट 90% वीज़ा रिफ्यूज़ करते हैं वो पाकिस्तानी का। अच्छा। अनलेस वो कहते हैं कि जी आप जब तक ये वापस नहीं जाएंगे लोग सारे, वीज़ा इसी तरह से सख्त शेड्यूल के साथ आपको मिलेंगे। देखिए इसमें सफ़र कौन करता है, जो बिजनेसमैन है या जो प्योर टूरिस्ट है। यस बिल्कुल, एग्जैक्टली। उसको प्रॉब्लम होती है। अब उन्होंने एक वीज़ा एमनेस्टी की स्कीम जो स्टार्ट की है 31 अक्टूबर तक वो वैलिड है कि जो आगे हैं यहाँ पर वापस जाना चाहें उन्हें विदाउट फाइन उन्हें आप वापस भिजवा देंगे। अदरवाइज लोग डर रहे हैं वहाँ पे कि जाएंगे वो फाइन कितना करेंगे, वापस भिजवाएंगे, वो उन्होंने फ्री कर दिया है। मुझे उम्मीद है नवंबर में इसका जो है ना वो वीज़ा का हसूल वो बेटर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। इसके लिए यही है कि जो जेन्युइन जाने वाले लोग हैं वही अब ट्रैवल करें, क्योंकि वहाँ पे सख्ती इतनी कर दी है, ना उन्हें जॉब मिल रही है ना मिलेगी। और जो एक्चुअल स्किल्स वाले लोग हैं जाने वाले, उन्हें प्रॉब्लम आ रही है। अभी मैं बेतहाशा ऐसे लोगों को जानता हूँ जो प्योर उनका पर्पस ही बिजनेस ट्रैवल होता है। वहाँ पर 2 दिन 3 दिन 4 दिन के जाना होता है। आपको पता है यूएई बिजनेस हब है बहुत बड़ा, और हम पाकिस्तानी वहाँ पर बेतहाशा बिजनेस करते हैं, जाते हैं, काम करते हैं, मगर प्रॉब्लम यही आ रही है वीज़ा नहीं मिल रहा। फिर प्रॉब्लम उन लोगों के लिए बन रही है ना जिनका बिजनेस है वो मुतासर हो रहे हैं। अच्छा, लेट्स सपोज कुछ नौजवान जाके जॉब के हुसूल के लिए एफर्ट भी करना चाहते हैं, उसका कोई प्रॉपर तरीकेकार भी तो होगा ना, वो क्या? देखें आप यहाँ से ऑनलाइन भी अप्लाई करते हैं, कुछ जानने वाले, हर बंदे का जानने वाला वहाँ पे भी कोई ना कोई होता है। आप उनके थ्रू देखें जॉब मिल रही हैं नहीं मिल रही हैं, आप जाते हैं वहाँ पे ट्राई करना शुरू कर देते हैं। हर पाकिस्तानी वहाँ पे रहता है, एक बंदा जाता है वो किसी न किसी के पास रह लेता है वहाँ पर। इस वजह से उन्हें वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। अब देखें पूरी दुनिया में जॉब्स के जो है ना वो मुश्किलात खड़ी हो गई हैं, इसलिए वो भी यूएई मूव करते हैं। यूएई में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब की, मगर या तो आपको कोई एक्चुअल मिल जाए बंदा जो जॉब आपको लगवा रहा है, या आपके पास ऐसे स्किल्स हैं जो उनको चाहिए। हालांकि वहाँ पे बहुत चाहिए, उन्हें डॉक्टर्स चाहिए, उन्हें आईटी में चाहिए, उन्हें इंजीनियर्स चाहिए, मगर पाकिस्तान के लिए सिर्फ मुश्किलात इसी वजह से हो रही हैं कि हम जो है कि ये यहाँ से स्लिप होते हैं। दूसरा, लास्ट कुछ मंथ में ये भी देखा गया, जैसे उन्होंने ये सोशल मीडिया की तरफ से भी एक्टिव कर दिया था सिलसिला कि जो सोशल मीडिया पे नेगेटिविटी चल रही है मुख्तलिफ चीज़ों की, उसमें भी वो अब उसको भी वो डिफाइन करते हैं, वो भी उन्हें भी वीज़ा देते हैं। कुछ लिंक उन्होंने, जैसे फायरवॉल वाला मामला पाकिस्तान में भी स्टार्ट था, वहाँ पे भी एक्टिव है वो। आपने अप्लाई किया, वो फौरी तौर पर उनका सिस्टम ऑटो रीड करता है, पासपोर्ट नंबर आपका वो लिंक है आपके नादरा के साथ, हर चीज़ फेसबुक के साथ, आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, वो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ये मुश्किलात हैं। अब तो देखें अगर वो दोबारा स्टार्ट करते हैं नवंबर में, तो ये तो चाहिए हमें कि हम जो है ना इसे एटलीस्ट कोई ऐसी पॉलिसी। देखिए यूएई का वीज़ा सबसे इजी वीज़ा था पाकिस्तान के लिए। जस्ट आपने एक पासपोर्ट की कॉपी दी, आपने एक CNIC दिया, पिक्चर दी और आपका वीज़ा, और 3-4 दिन में विदाउट एनी स्टेटमेंट, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन आपको वीज़ा मिल जाता था। अब सबसे मुश्किल उन्होंने हम पाकिस्तानियों के लिए कर दी है। जैसे हमें लग रहा है कि जैसे हमने यूरोप का वीज़ा चाहिए या यूके का वीज़ा चाहिए, इस तरह से। क्या लगाएंगे नवीद साहब? रिस्ट्रिक्शंस यही है उनकी फिलहाल। रिस्ट्रिक्शन की कोई उनकी वो नहीं है, कोई कैटेगरी नहीं है। आप जस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, वीज़ा रिफ्यूज कर रहे हैं। वो रिस्ट्रिक्शन तो अभी बाद में वो बताएंगे, नवंबर में अगर वो स्टार्ट करते हैं तो वो बता देंगे, हाँ जी वो कर दें, आपको डिफाइन कर दें। सभी लोगों का रिफ्यूज हो रहा है कि कुछ स्पेसिफिक रीजन? देखिए कुछ अर्सा पहले तक तो एज फैक्टर था कि जो लेस देन 40 है उनका वीज़ा रिफ्यूज कर रहे थे वो, अभी 50 वाला भी रिफ्यूज कर रहे हैं वो। अच्छा जी, तो रिस्ट्रिक्शन जो है ना वो डे बाई डे सख्त कर रहे हैं वो हमारे लिए। अभी फैमिलीज के लिए ओपन था वीज़ा, फैमिलीज के लिए अभी भी लग रहा है, फैमिली जा रही है उनको वीज़ा मिल रहा है। मगर कुछ हालिया दिनों में ये भी देखा गया कि किसी ने फैमिली का वीज़ा लगवाया, साथ में वाइफ का लगवा लिया वीज़ा अपने साथ, वीज़ा इशू हो गया, वो बंदा खुद अकेला ट्रैवल करके गया वहाँ पे, दूसरा उसने वीज़ा यूज़ नहीं किया, अब वो डिपोर्ट करते हैं वहाँ से। अच्छा, पहले ये लोग कोई 1-1.5 माह ये भी सिलसिला चलता रहा। आपको पता ना कोई वो जो होते हैं वीज़ा एजेंट या जुगाड़ जिसे हम बोलते हैं, वो उसको वो कर लेते हैं, तो अब वो भी से डिपोर्ट करते हैं। सो होपफुली अगर ये जैसे इनकी ये एमनेस्टी स्कीम खत्म होती है अक्टूबर में, वो चेक करेंगे कितना पाकिस्तानी वापस चला गया है जो हमारे पास ओवर स्टे है। देखिए वो तो इजीली है ना, कैलकुलेशन है उनके पास, कितना वीज़ा इशू किया, इतना बंदा इनबाउंड आउटबाउंड नहीं हुआ, तो वो उसको ऑब्वियसली वो फॉलो कर रहे हैं बड़ी सख्ती से, और उम्मीद की जा रही है कि नवंबर में इसको वो थोड़ा सा ईज जो है ना वो मामला। अच्छा, अब इस तमाम मामले में मुझे लगता है कि आपके ट्रैवल एजेंट का बड़ा रोल होता है, जो आपको अच्छा गाइड भी कर सकता है, उल्टा गाइड भी कर सकता है, क्योंकि कुछ लोग पैसे कमाने के चक्कर में अच्छा जा रहे हैं, जाने दो खुद ही डिपोर्ट होकर वापस आ जाएंगे, बड़ा ये अहम होता है। तो क्या समझते हैं आप, क्या रोल होता है ट्रैवल एजेंट? अच्छा, ट्रैवल एजेंट को काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है बात करके कस्टमर से कि वो क्या चाह रहा है, आया उसकी अटेंशन क्या है, उसने वापस आना है नहीं आना, वो किस किस्म की आपसे इंफॉर्मेशन ले रहा है,
तो उन्हें चाहिए सख्ती से उसी वक्त उन्हें गाइड करें कि ये ना करें, क्योंकि आप होते हैं, देखें आप सफ़ीर हैं, आपके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है, आप वहाँ जा रहे हैं अपने मुल्क को हाँ, और एक बंदे की वजह से कोई ऐसी वो जो हरकत करते हैं उसकी वजह से बाकी जो मैंने वही बताया जो एक्चुअल पैसेंजर है, ट्रैवलर है, जो एक्चुअल विजिटर है, उसको प्रॉब्लम आती है। तो ये तो गाइड करना उनका काम है, मगर सम टाइम आपको पता है लोग नहीं इतना शो करते कि वो करना क्या चाह रहे हैं, मगर काफ़ी ज़्यादा कुछ अरसे में तो देखा गया ना कि हर बंदा सोचता है शायद मैं पाकिस्तान में कुछ नहीं कर सकूंगा, मैं बाहर चला जाऊं, बाहर जाते हैं, मगर बाहर जाते वो नेगेटिव तरीके से हैं। बहुत सारे लोग न्यू ईयर पे प्लान करते हैं अपनी फैमिली के साथ जाने का, तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों को वो प्योर इवेंट होता है एक ना जाने वाला, न्यू ईयर का होता है, ये जो लोग क्रिसमस का बाहर प्लान करते हैं, न्यू ईयर का करते हैं, ये बड़ा होता है क्योंकि हॉलीडेज होती हैं, दिसंबर वेकेशंस पूरी दुनिया में है, तो उसमें सबसे ज़्यादा पीक तरीन सीज़न पूरे साल का दिसंबर होता है। 15 दिसंबर से 10 जनवरी तक आपको मैक्सिमम पीक सीजन मिलता है हर कंट्री में, हर एयरलाइन की तरफ से। अब जिन लोगों ने इस दौरान प्लानिंग करनी है उनको आप क्या कहना चाहेंगे, कितनी देर पहले अपनी जाने की तैयारी करें, कितनी देर पहले ट्रैवल एजेंट से रब्ता करें और क्या क्या चीज़ें? देखिए जिनका तो प्लान दिसंबर हॉलीडेज का है वो तो आजकल में ही सोचें, अक्टूबर में ही करें, उन्हें फेयर कम मिलेंगे। आप जैसे ही नवंबर में एंटर होंगे, नवंबर आएगा, नवंबर में आपको फेयर जो आज आपको 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है वो 75% पे चला जाएगा, दिसंबर में वो 100% फेयर्स होंगे जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर प्लान है तो पहले से करें, फैमिलीज वाले प्लान इजीली कर सकते हैं, उन्हें वीज़ा भी यूएई का मिल जाएगा। काफ़ी सारे लोग आपको दिसंबर में इसका उम्रे का प्लान भी कर लेते हैं। तो नवीद साहब पहले अगर आप ये सारी प्लानिंग कर लें, वीज़ा करा लें, टिकट्स वगैरह पहले बुक करा लें, तो कुछ रेट डिफरेंस भी आता है? बहुत डिफरेंस आता है। देखें एक तो आपको अभी आपने जल्दी करवा ली बुकिंग अपनी, आपको होटल्स भी सस्ते मिल गए, आपको टिकट्स भी सस्ती मिल गई, आपको प्लानिंग आपने कर लिया, आपको वीज़ा भी मिल गया। लास्ट मोमेंट पे वीज़ा का भी रश होता है, एम्बेसीज में बहुत रश हो जाता है, ओवरलोडेड होते हैं वो भी, वीज़ा आपको मिल रहा है, कैंसिल हो रहा है और आप बड़ी अनसर्टेनिटी से रहेगी आपकी इस पोजीशन में ना सूरत हाल। तो बेटर है कि आप लोगों को चाहिए कि अक्टूबर के एंड तक अपना प्लान दिसंबर वाला ज़रूर कर लें, क्योंकि दिसंबर में जाएंगे तो वो जो आज लाख की चीज़ है वो 2 लाख की मिलेगी उन्हें। कुछ पैकेजेस होते हैं इसके, मैक्सिमम कुछ पैकेज और मिनिमम अगर आप प्लान करें ना लेट्स सपोज, तो आपको पता हो कि इतने पैसे तो होने चाहिए। देखिए बजट पैकेजेस बनते हैं, बनाते हैं, वो नवंबर में आएंगे वो, मगर अब जो सख्ती है वो डिपेंड कर रहा है वीज़ा पे। वीज़ा मिल जाएगा तो सब चीज़ें हो जाएंगी, सब चीज़ें हो जाएंगी। वीज़ा बड़ा इस टाइम जो है ना, वीज़े का असूल बहुत मुश्किल हुआ है यूएई का स्पेशली, और यूएई ही ट्रैवल सबसे ज़्यादा होता है सही पाकिस्तान की तरफ से। और ये अब ये 1 महीने में चीज़ें जो हैं कुछ क्लियर होंगी तो आप जाने की प्लानिंग भी कर सकते हैं। क्या होगा देखने वालों की? मैसेज यही है जी कि आप जब भी अपना ट्रैवल करें, एक तो अपने टेंशन वही रखें जो आपकी प्योर है। ये नहीं कि आप कर रहे हैं, डॉज कर रहे हैं कि यहाँ से निकल जाऊँ और वहाँ जाके मैं कुछ कर लूँ, उसकी वजह से बाकी लोगों के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। बेतहाशा जो ट्रैवलर्स हैं, जो जेन्युइन विजिटर्स हैं, उनको वो अपना प्लान चेंज करते हैं क्योंकि उनको वीज़ा नहीं मिल रहा, उनकी वजह से, ऐसे लोगों की वजह से जो है वो नहीं होता। ट्रैवल एजेंट्स के लिए भी यही मैसेज है कि वो एटलीस्ट जो है ना ये वेरीफाई करें, गाइड अच्छे तरीके से करें, चल जाता है तो कम से कम इस तरह के लोगों को आपको खुद जो है वो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, गाइड करना चाहिए कि उनके इस तरह करने की वजह से बहुत सारे लोगों के लिए मसाइल हो जाते हैं। थैंक यू सो मच नवीद साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें इजाज़त दीजिए, कल सेम टाइम पर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।